सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं अफसा कोमल। 27वीं आईनी तरमीम अब बाकायदा तौर पर आइन का हिस्सा बन चुकी है, जिसका तकरीबन 90% हिस्सा अदलिया के बुनियादी ढांचे में तब्दीलियों के हवाले से है। इस कानून साजी के तहत नई आइनी अदालत का क़याम अमल में लाया जा रहा है, जिसके सरबरा कल हलफ उठाएंगे। इस आइनी तरमीम के मंजूर हो जाने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी ने अदालत उज़्मा का फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया है, मगर उसके थोड़े ही देर बाद सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस मुस्ताफ़ी हो गए। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला ने 27वीं आइनी तरमीम को अदलिया में मुदाखलत करार देते हुए ओहदा छोड़ने का फैसला किया। जस्टिस मंसूर ने सदर मुमलिकत को भेजे गए अपने इस्तीफे में लिखा है कि 27वीं आइनी तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं और अदलिया को हुकूमत के मातहत बना दिया है। जस्टिस मंसूर ने अपने इस्तीफे में मजीद कहा कि जिस अदालत से आइनी किरदार ही ले लिया गया हो उसमें रहकर हलफ की पासदारी मुमकिन नहीं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने इस्तीफे में लिखा कि जिस आइन की पासदारी का हलफ उन्होंने उठाया वो अब मौजूद नहीं रहा और आज वही हलफ वो कहते हैं कि मुझे मजबूर करता है कि अपना इस्तीफ़ा पेश करूँ। नाज़रीन, अब ये जो 27वीं आइनी तरमीम है, इस पर अदलिया और कानूनी हलकों में किस कदर तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं, इसका अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि आज हुकूमत के करीब समझे जाने वाले साबिक अटॉर्नी जनरल मखदूम अली ख़ान ने भी 27वीं आइनी तरमीम को मुस्तरद करते हुए लॉ एंड जस्टिस कमीशन से इस्तीफ़ा दे दिया है। चीफ जस्टिस आफरीदी को मुखातिब करते हुए उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा कि 27वीं आइनी तरमीम ने अदलिया की बची कुची आज़ादी भी छीन ली है। सो ये एक रद्द-ए-अमल है जो सामने आ रहा है बाकायदा तौर पर अब इस्तीफ़ों की शक्ल में। लेकिन दूसरी तरफ एक और भी आज अहम डेवलपमेंट हुई है और वो है आर्टिकल 243 में आइनी तरमीम के बाद आज वफाकी काबीना ने आर्मी एक्ट में अहम तब्दीलियों की भी तरमीम की भी मंजूरी दे दी है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ के मुताबिक आर्मी एक्ट में तरमीम के बाद आर्मी चीफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे, जिनके ओहदे की मुद्दत 5 साल होगी। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत दोबारा से शुरू होगी। ये वो तफसील है जो वज़ीर कानून के ज़रिए सामने आई है। इन हवालों से इस पे हम तफसीली तौर पर आज बात करें और जिन मेहमानों को हमने दावत दी है वो सीनियर सहाफ़ी हैं और गहरी नज़र रखते हैं इन दोनों ख़ास तौर पर जो आज की अहम डेवलपमेंट्स हैं। इस हवाले से हमारे साथ साकिब बशीर साहब हैं, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर। अदलिया में आगे क्या होने जा रहा है इस पर हम उनसे बात करेंगे। माजिद निज़ामी साहब भी हमारे साथ हैं। आज की एक और जो अहम खबर है वो आर्मी एक्ट में तरमीम है। इस हवाले से उनसे हम तफसीली तौर पर न सिर्फ बात करेंगे, इसको समझने की भी कोशिश करेंगे। इस प्रोग्राम में हमें नसरुल्लाह मलिक साहब भी ज्वाइन करेंगे, जिनसे हम खुसूसी तौर पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि 27वीं तरमीम करके हुकूमत ने, जो हुकूमती इत्तेहादी दोनों जमातें हैं, वो क्या इससे हासिल करना चाहती हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। साकिब, आपसे हम आगाज़ करना चाहेंगे। मालूम था कि कोई बड़ी खबरें तो आने जा रही हैं अदालत से, लेकिन जो 2 सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान की तरफ से इस्तीफ़ा दे देना, आज की तारीख में जब चीफ जस्टिस ने कल फुल कोर्ट इजलास भी बुला लिया है, क्या ये एक्सपेक्टेड था और क्या कहा गया है जो इन्होंने इस्तीफे जमा कराए हैं उसमें इनकी तरफ से? बहुत शुक्रिया। एक तो जो इस्तीफे हैं उनका एक पूरा एक बैकग्राउंड है। इस्तीफे देने की नौबत क्यों आई, वो जजेस काम कर रहे थे, वो जजेस काम करना चाहते थे। आज से जो वो ठीक 5 दिन पहले यानी कि 8 नवंबर को 2 खतूत लिखे गए चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी साहब को। एक जस्टिस अतर मिनल्ला ने और दूसरा खत जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा। उन दोनों के खतूत जो है वो बहुत कुछ बता रहे थे। उन्होंने पूरा एक बैकग्राउंड लिखा कि जो 27वीं आइनी तरमीम आ रही है उसके असरात अदलिया पर क्या पड़ रहे हैं और उसमें उन्होंने बड़े वाशगाफ अल्फाज में ये लिखा कि जो अदलिया का इंडिपेंडेंस है एक तो वो ख़त्म की जा रही है और सुप्रीम कोर्ट तो सिरे से ही ख़त्म की जा रही है। तो इन दोनों उमूर पर बहस के लिए उन्होंने कहा कि आप जो है वो फुल कोर्ट बुलाएं और अदालती जो आईनी अदालतों के जजेस हैं उनका एक फुल कोर्ट कन्वेंशन बुलाएं, इस पे बहस मुबासा होना चाहिए। अब चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी उनकी जानिब से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया और जो फुल कोर्ट
कल बुलाई गई है, उस फुल कोर्ट के एजेंडे पर भी ये मामला मौजूद नहीं है। उस पे और एक सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं और एक और मामला जो मौजूद है। तो इसलिए कल और इसके अलावा कल शाम को चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो है वो वफाकी आईनी अदालत के जो चीफ जस्टिस हैं नए बनने जा रहे हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब का जो नाम आ रहा है, तो उनके इजाज में उन्होंने इशाया भी रखा हुआ है। तो दोनों चीजें कंट्राडिक्टरी हैं आपस में, तो कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब साफ ये नजर आ रहा है कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब समेत दीगर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उन्होंने इस सिचुएशन को एक्सेप्ट किया है, और इन दो जजेस ने अभी तक जो है वो इस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं किया। उसके पीछे जो वजह वो जो वफाकी आईनी अदालत, सुपीरियर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, एक एपलेट कोर्ट से मुराद ये है कि सुप्रीम कोर्ट की तनज़्ज़ुली हुई है बुनियादी तौर पर, और इसमें जो अदलिया की आज़ादी जो कॉम्प्रोमाइज हुई है, इसके इर्द गिर्द सारा कुछ जो है वो ये मामला जो है घूमता है। आगे को बहरान की क्या कैफियत बन सकती है, इस पर हम साकिब आपसे बात करेंगे। माजिद निज़ामी साहब, आज की एक और अहम खबर थी आर्मी एक्ट में तरमीम, इसके हवाले से अगर आप हमें एक्सप्लेन कर सकें हमारे नाजरीन के लिए। वज़ीर कानून आज़म तारड़ साहब ये कहते हैं कि जो 27वीं तरमीम में स्ट्रक्चरल तब्दीलियाँ की गई थी फ़ौज के हवाले से, उसको नाफिज करने के लिए आर्मी एक्ट में तरमीम की गई है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। 27वीं आईनी तरमीम के अंदर आर्टिकल 243 के अंदर बहुत से नए नुकात शामिल किए गए थे, और उसमें दो अहम चीज़ें थी। एक तो ये थी कि चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का जो ओहदा है उसे जो 27 नवंबर को जिसकी मुद्दत पूरी हो रही है उसको ख़त्म करने का ऐलान किया गया था। अब चूंकि वो ज्वाइंट सर्विसेज जितनी भी हैं, 3 सर्विसेज जो पाकिस्तान की हैं, उनके कोऑर्डिनेशन के लिए और फॉरेन मिलिट्री कोऑपरेशन के लिए उसे तस्वुर किया जाता था। तो अब उसकी जगह पे नया सेटअप क्या होगा, ये सबसे पहला सवाल था। तो उसके लिए फिर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का एक नया ओहदा तख्लीक किया गया जो कि 5 स्टार है, और उसके बाद फिर ये भी सवालात पैदा हुए कि इसका क्योंकि एक नया ओहदा है तो इसकी मुद्दत मुलाजमत क्या होगी, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या इसके नीचे नया हेडक्वार्टर बनेगा, किस तरह से वो जो इंटीग्रेशन की बात की जाती है या चीज़ों की बेहतर कोऑर्डिनेशन की बात की जाती है वो क्या होगा। तीसरा जो मामला था वो ये था कि एक नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड बनाई गई जिसमें ये कहा गया कि ये जो एटमी मामलात हैं या मिसाइल टेक्नोलॉजी है, इस हवाले से चीज़ों को मज़ीद बेहतर करने के लिए SPD इससे पहले इदारा मौजूद था लेकिन उसको भी अपग्रेड किया जाएगा और एक स्ट्रेटेजिक कमांड बनाई जाएगी बाकी कमांड्स की तरह, जिस तरह एयर डिफेंस की कमांड है और दीगर कमांड्स हैं। तो वो जब ये 2-3 चीज़ें हो गई तो उसके बाद बिल्कुल आर्मी एक्ट के अंदर तरमीम के जरिए उनके रूल्स डिफाइन किए जाने थे कि उसमें टेन्योर क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी। तो आज फिर उस हवाले से जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट है 1953 का, पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट है, पाकिस्तान नेवी एक्ट है, उन तमाम के अंदर इसके अकॉर्डिंगली तरमीम की गई। जो सबसे अहम तरमीम थी वो ये थी कि जो मुद्दत मुलाजमत है, चूंकि अब ये चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा नया है तो ये कब से इसकी मुद्दत मुलाजमत और कितनी होगी, तो वो 5 साल है, और चूंकि नया ओहदा है तो इसका अब नया नोटिफिकेशन भी होगा। तो इस तरह जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हैं जो नवंबर 2022 में आए थे और नवंबर 2025 में उनके 3 साल मुकम्मल हो रहे थे, तो उससे पहले आर्मी एक्ट में तरमीम आ गई और कहा कि वो 3 से 5 साल पे उनकी मुद्दत मुलाजमत हो जाएगी। तो अब वो 5 से भी बढ़कर 8 साल मुकम्मल हो चुकी है, क्योंकि वो 2022 में आए थे, 25 में ये नया कानून आ गया है, और आर्मी एक्ट में जब ये पहली तरमीम की गई थी मुद्दत मुलाजमत की तो उस वक्त कहा जा रहा था कि 22 से लेकर 27 तक उनका ओहदा होगा। लेकिन अब चूंकि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नया ओहदा आ गया, एक नया नोटिफिकेशन होगा, तो अब 5 साल जो है वो नवंबर 25 से शुरू होंगे। 5 साल की मुद्दत असर 9 शुरू होगी। अब इससे मुराद है क्योंकि अब ये एक नया ओहदा इन प्लेस है। साकिब साहब, अब अगर इसके ऊपर आप रोशनी डालें कि मज़ीद भी क्या इस्तीफ़े एक्सपेक्टेड हैं, आपको लगता है कि 2007 की तरह, माजी की तरह एक बहरान की सूरत हाल बन सकती है? 27वीं तरमीम जिसका सबसे ज़्यादा हिस्सा अदलिया के हवाले से तब्दीलियों के एतबार से है, इसकी रोशनी में क्या आप होते हुए देख रहे हैं अदालत में? मेरा ख्याल ये है कि 2007 के साथ जो कंपैरिजन है थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है कि 2007 को जनरल मुशर्रफ एक डिक्टेटर था, एक आमिर था जो बैठा हुआ था और वो सारे अमूरे सल्तनत जो वो चला रहे थे, और उस वक्त जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उनके साथ नहीं थी।
इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये सारा जो 27वीं आईनी तरमीम है इस वक्त की बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज यानी कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और उनके साथ जो दीगर MKM और दीगर सियासी जमातें हैं, ये सारा उन्होंने किया है। उन्होंने आईनी तरमीम की है, उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर तब्दील किया है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म किया है, सारी चीज़ें उन्होंने की हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट, बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल, जो मुकला की दो बड़ी तंजीमें हैं, वो हुकूमती साइड पे खड़ी हुई नजर आती हैं। वो हुकूमती जो उनका बयानिया है उसके साथ खड़ी नजर आती हैं। मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी जो एक बहरानी कैफियत बन जाएगी। ये एक सिंबॉलिक, मैं कहता हूँ कि ये जो रिजाइन या इस्तीफे आ रहे हैं, अभी इसको आप ये कह सकते हैं कि एक सिंबॉलिक रेजिस्टेंस है जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आई है और दीगर जजेस की जानिब से, और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से भी ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इस किस्म की रेजिस्टेंस आ सकती है और वो रिजाइन भी आ सकते हैं। और जो वकला तहरीक या इस सारे सेटअप के खिलाफ अगर कोई बात होगी तो बहुत जल्द कोई इतनी बड़ी रेजिस्टेंस, कोई तहरीक, कोई प्रोटेस्ट मुझे नजर नहीं आता। लेकिन आगे चलकर अब कोई सिनेरियो बदल जाए, सिचुएशन बदल जाए, वकला तंजीमें एक्टिव हो जाएं, सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल जो वर्कर्स हैं या पॉलिटिकल जो सियासी जमातें हैं वो एक्टिव हो जाए इसके खिलाफ, जिनका ये कहना है, जिनका मानना है कि 27वीं आईनी तरमीम ठीक नहीं हुई, तो फिर जाकर कोई मोमेंटम बन सकता है। लेकिन वो बहुत जल्द नहीं, अब चंद महीने मेरा ख्याल में कम से कम आप जो है वो ऐसा कोई बड़ा ब्रेक थ्रू आप मोमेंटम पॉलिटिकली या सियासी तौर पर या वकला के लिहाज से मैं नहीं देख रहा। और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के किरदार को जज साहिबान की तरफ से साकिब आप लोगों की बातचीत ऑफ द रिकॉर्ड होती रहती है, कुछ चीज़ों को आप लोग रिपोर्ट करते हैं, कुछ को अपने तज्ज़िये के तौर पे भी हम जानते हैं कि पेश करते हैं, लेकिन क्या उनके जो इसके हवाले से किरदार रहा उस पर क्या सेंटिमेंट्स पाए जाते हैं ख़ासकर आला अदलिया के जज साहिबान में? जब अक्टूबर 2024 में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस बने तो सुप्रीम कोर्ट से इस किस्म की बात आ रही थी कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जस्टिस काजी फायद ईसा साबित नहीं होंगे, वो अदलिया को उस ट्रैक पे चलाएंगे जिस ट्रैक पे वो इंडिपेंडेंट जजेस सुप्रीम कोर्ट के जिस तरह चल रहे हैं, तो कुछ और नहीं होगा। लेकिन हमने देखा कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला, जिनकी 50 साला दोस्ती है, जस्टिस काजी जो याहिया अफरीदी साहब हैं, वो दोस्ती भी टूट गई। और आज जो है वो मेरे ख्याल में बंधन जो है वो मजीद टूट गया कि दो दोस्त जो है उन्होंने रिजाइन कर दिया। और याहिया अफरीदी साहब को 8 नवंबर के खत में जस्टिस मंसूर अली शाह झंझोड़ रहे थे कि आप लीडर हैं, आप इस अदलिया के सरबराह हैं, हेड हैं, और इस वक्त उसकी इंडिपेंडेंस समेत इस इदारे को खत्म किया जा रहा है। आपको लीड रोल जो है वो आपका बनता है, आप स्टेप लें, हम आपके साथ जो है वो पीछे खड़े हैं, आप फुल कोर्ट बुलाएं, तमाम जजेस को बुलाएं और इस मामले को आगे लेकर चलें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक चीज जो है वो हमारे नाज़रीन के लिए कि ये जो जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह, ये जब वकील थे तो तीनों की एक ही लॉ फर्म थी, फिर तीनों पेशावर, इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बने और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी तीनों जो है पहुंचे। बिल्कुल एक तारीख है इनकी जो आपने हमारे नाज़रीन के सामने रखी। नसरुल्लाह साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नसरुल्लाह साहब, अब 27वीं तरमीम हुकूमत ने की जिसका तकरीबन 90% जो हिस्सा है वो अदलिया के अराउंड रिवॉल्व करता है। उसकी आम अल्फाज में तशरीह ये की जा रही है कि एक पैरेलल निज़ाम खड़ा कर दिया गया है और एक तरह से हुकूमत एग्जीक्यूटिव के मातहत कर दिया गया है पाकिस्तान की अदलिया को। आम तौर पर लोग ये इस वक्त जानना चाहते हैं कि क्या इंटरेस्ट है इस हुकूमती इत्तेहादी पार्टीज़ का। हमने देखा कि किसी की अगर तबीयत ठीक नहीं थी तो वो व्हील चेयर पर भी इस तरमीम के हक में वोट देने के लिए आए। मियां नवाज शरीफ, जिनको उनके सपोर्टर्स की आंखें तरस गई थी देखने के लिए, वो भी इसमें वोट देने के लिए कल शरीक हुए। तो क्या इंटरेस्ट और क्या हासिल करना चाहता है हुकूमती इत्तेहाद 27वीं तरमीम के जरिए, जिसपे उनको काफ़ी तनकीद का भी सामना है अपोजिशन से बिलखुसूस? देखिए, मेरे ख्याल में जो आईनी अदालत थी उसका क्याम इस वक्त हुकूमत ये समझती थी कि वह हर हाल में हो जाए, और फिर ख़ास तौर पर जजेस का जो तबादला था और 184 के जो इख्तियारात थे वो सुप्रीम कोर्ट के दायरे इख्तियार से निकालना हुकूमत की ख्वाहिश थी। और हुकूमत इस हवाले से कोशिश भी की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों माजी में भी इस हवाले से आईनी जब बेंच बना उस वक्त भी आईनी अदालत के हवाले से इत्तफाक राय मौजूद था कि एक आईनी अदालत होनी चाहिए, जिसके नतीजे में सारे जितने जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं वो उस आईनी अदालत के पास ही चले जाएँ। अलबत्ता ये अपोजिशन का एतराज़ जो है वो 2-3 नुकात के ऊपर बड़ा है कि एक तो 184 को जो है उसका ख़ात्मा,
फिर दूसरा, जजेस के तबादलों के ऊपर ये कहा जा रहा है कि जजेस को अगर तबादले करने थे तो उसको इस तरह मशरूत कर देना कि अगर उसका कंसेंट शामिल ना हो तो हुकूमत उसका तबादला अपनी मर्जी से कर देगी। इसका मतलब ये है कि हुकूमत अदलिया के ऊपर अपना असरअंदाज होना चाहती है। इस पे बाज़ वकला और बाज़ माहिरीन कानून जो है इसको बड़ा वैलिड भी समझते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था, कंसेंट होनी चाहिए, या आपके पास ये जस्टिफिकेशन होनी चाहिए कि अगर बलूचिस्तान किसी को आपने ट्रांसफ़र करना है तो आप ये कहें जी कि फ़ौजदारी मुकदमात बहुत ज़्यादा पेंडिंग पड़े हैं और आपके पास वहाँ फ़ौजदारी केसेस को देखने के लिए शार्टेज है, तो ये किया जा सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में देखें, हुकूमत और अपोजिशन इस मामले पे जो है वो दोनों इंतहा पसंदी का शिकार रही। अपोजिशन भी कोई डायलॉग करने या बातचीत करने के हवाले से संजीदा नज़र नहीं आई, क्योंकि जिस रोज़ ये मुसवदा आया उसी रोज़ ये ऐलान कर दिया गया कि नहीं, हम इसका हर सतह पे बाइकाट करेंगे। गोया हुकूमत जो है वो जो करना चाह रही थी हुकूमत के लिए और मज़ीद असमें आसानियाँ होती चली गई। अब 2 जज साहबान ने इससे मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया। उसमें अगर मंसूर अली शाह साहब के इस्तीफ़ों को देखें तो उन्होंने हुकूमत की क्रेडिबिलिटी को चैलेंज कर दिया है, उस पर सवालात उठा दिए हैं, जिससे लगता ये है कि आने वाले दिनों में जो वकला तहरीक होगी वो आपको पोलिटिसाइज होती हुई नज़र आएगी। यानी आप सिर्फ उसे अदलिया बहाली की तहरीक नहीं समझ सकते, बल्कि जो मोटिव्स हो सकते हैं। अब आपको बड़ा वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है उस इस्तीफ़े की लैंग्वेज से ही कि जैसे इस वक्त प्रो अपोजिशन और एंटी अपोजिशन एक मिजाज बनेगा मुल्क के अंदर, और ये राय रखी जाएगी कि ये भी पोलिटिसाइज किस्म की एक एहतजाजी तहरीक है। इसलिए एहतजाजी तहरीक कोई, मुझे तो कम अज़ कम कोई बड़ी माजी की तहरीकों की तरह जानदार तहरीक चलती हुई दिखाई नहीं देती। अलबत्ता ये हो सकता है कि कुछ इस्तीफ़े मज़ीद भी आ सकते हैं और मंसूर अली शाह साहब जो ये एहतजाजी तहरीक होगी, वकला की तहरीक होगी, उसकी सरबराही करते हुए भी बाजार तो दिखाई देती है। ये मैं साकिब साहब से आगे पूछूंगी, लेकिन माजिद निज़ामी साहब, एक इतनी अहम पाकिस्तान के आईन के ढांचे में बुनियादी तौर पर इतनी बड़ी तब्दीलियां कर दी गई, लेकिन कोई बहस नहीं हुई। बिलावल भुट्टो साहब भी कल ये कहने पर मजबूर हो गए कि अगर एक प्रोसेस के तहत चीज़ें हों तो लोग सरप्राइज्ड नहीं होते। क्या ये रुझान अब हमारे यहाँ ख़त्म हो चुका है कि किसी भी चीज़ पर बहस हो? कुछ रिपोर्टर्स ये भी बताते हैं कि जो सेनेटर्स थे, हुकूमती मेंबरान असम्बली थे, वो भी इस बारे में कुछ नहीं जानते थे। फिर इस सूरत में अपोजिशन के किरदार जिस पे नसरुल्लाह साहब ने बात की, उसको आप कैसे देख रहे हैं? वो कमेटीज़ में शरीक नहीं हुए, लेकिन बैरिस्टर गौर साहब ने भरपूर मुखालफत ज़रूर की पार्लियामान के फ्लोर पर अपनी स्पीच में। जी बिल्कुल, आईनी और कानूनी तौर पर तो ये मामलात कर लिए जाते हैं, लेकिन बैनुल-अक़वामी दुनिया में और इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स जो हैं बहरहाल इन चीज़ों के ऊपर सवाल उठाते हैं। मिसाल के तौर पर जिस तरह से सेनेटर्स को अरेंज किया गया है 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम में, और फिर उसमें फखर से कहा गया कि हमारे पास तो और भी लोग थे फ्लोर क्रॉसिंग के लिए, तो मैं समझता हूँ कि ये इस पूरे प्रोसेस के ऊपर फिर एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि आपकी इंटेंट क्या है, आप किस नीयत से करना चाह रहे हैं। फिर यह है कि पार्लियामान जो कानून साजी के लिए ही एक मोतबर इदारा समझा जाता है, वहाँ पर इंतजार किया जाता है कि मुसव्विदा पहुँचा नहीं है, मुसव्विदा आ रहा है, मुसव्विदा पहुँच चुका है। और आज जो तरामीम हुई हैं उसमें जो टाइम है वो 10 मिनट से कम का है, तो आप उससे ये देख सकते हैं कि पार्लियामान के अंदर किस तरह से चीज़ों को संजीदगी से लिया जाता है या नहीं लिया जाता, और सियासी जमातों ने अपने जो रोल हैं उनके ऊपर खुद जो है वो नजरसानी की है और अपने इख्तियारात जो है वो खुद से कम किए हैं। तो अब इस सिचुएशन के अंदर जब हम ये देखते हैं कि जी अदलिया की जानिब से भी इसके ऊपर क्वेश्चन उठाया गया, फिर जिस तरह से फ्लोर क्रॉसिंग के जरिए, और उसे मायूब भी नहीं समझा जा रहा, उसके ऊपर बड़ी आसानी से ये दलील दी जाती है कि देखें जी इसके ऊपर एक प्रोसेस मौजूद है, अगर कोई फ्लोर क्रॉसिंग करता है तो उसे इजाजत है, उसके बाद उसकी पार्टी रेफरेंस भेज दे, मामला खत्म कर दे। तो वो जो एक जब सादिक संजरानी के खिलाफ एक अदम एतमाद आई थी और यही पार्टीज शिकवा करती थी कि देखें खुफिया जो राय दही है उसके अंदर हमें शिकस्त हो गई, हमारे लोग खरीद लिए गए, उनकी वफादारियां तब्दील करवाई गई। अब वही 2 कदम आगे बढ़ते हुए सरेआम एलानिया ये काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो तमाम शिकायत जो PDM को तहरीक इंसाफ से थी, वो तमाम काम अब वो खुद कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे उनसे शिकवा था कि जी आप तसलसल चाहते हैं, एक 10 साल का प्रोग्राम है, 15 साल का प्रोग्राम है, अब वही हो रहा है, उससे बढ़ के हो रहा है। इसके अलावा दूसरा शिकवा ये था कि जी अदलिया में मखसूस बेंचेस बनते हैं, मखसूस जजेस होते हैं जो आपको फैसिलिटेट करते हैं, आज भी यही हो रहा है। हुकूमत हमायत जो है, हुकूमत की हमायत करने वाले या हुकूमत के खिलाफ फैसला ना करने वाले जो जजेस हैं, उनका नाम, उनकी राय हम अज खुद बता सकते हैं।
और दीदा दलेरी तो ये है कि 26वीं आईनी तरमीम इस वक्त पार्लियामेंट के सामने से होकर अदलिया के सामने ज़ेरे समाअत है, लेकिन उसके बावजूद 27वीं तरमीम की जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं ये सेटिस्फेक्शन और इत्मीनान है कि वहां पर हमें अदलिया से कोई खतरा नहीं है। जो महज़ब असूल है हमें वो कहीं पर भी होते हुए नजर नहीं आ रहे। मजीद बात होगी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। साकिब साहब, कुछ इत्तलात ये भी हैं कि 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ साबिक अटॉर्नी जनरल मखदूम अली खान ने लॉ एंड जस्टिस कमीशन से इस्तीफ़ा दे दिया है। इसकी क्या आप इस तस्दीक कर सकते हैं? और मैं चाह रही थी आप 2-3 चीज़ों को एड्रेस कर लीजिए अपनी गुफ्तगू में। एक तो ये जो बारहा ये कहा जा रहा है कि आईनी अदालत का जो क़याम है इसको कनेक्ट किया जा रहा है ज़ेरे इल्तवा केसेस से, केसेस पेंडेंसी से, क्या इसका कोई ताल्लुक आपस में बनता भी है या नहीं? और सेकेंडली, नसरुल्लाह साहब कह रहे थे कि उनको ये नज़र आता है कि एक वकला तहरीक मुमकिन तौर पर निकल सकती है जिसको जस्टिस मंसूर, जिन्होंने आज इस्तीफ़ा दिया है, सीनियर तरीन जज सुप्रीम कोर्ट के, वो लीड करेंगे। आपको भी ऐसा लगता है? मखदूम अली खान जो एक सीनियर वकील हैं और मुस्लिम लीग नून की जानिब से मखसूस नशिस्तों के केस में वो एक जो दरख्वास्त गुजार थे उनकी तरफ से वकील थे। मखसूस नशिस्तों के केस में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट सामने आर्गू किया। फिर जो बल्ले के निशान वाला केस था वहाँ पे भी हमें मखदूम अली खान नजर आए। तो अंदाज़ा लगा लें कि वो मखदूम अली खान जो हुकूमती साइड से केसेस की पैरवी करते रहे हैं वो भी 27वीं आईनी तरमीम को अच्छा नहीं समझ रहे और उन्होंने लॉ एंड जस्टिस कमीशन से जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया है। और पिछले दिनों आपने देखा होगा इन्होंने जो डॉन अखबार में एक आर्टिकल भी लिखा था जिसमें इन्होंने सुप्रीम लिखा था और आगे लिखा था कि जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन वो इन्वर्टेड कॉमास में था और कोर्ट उन्होंने लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट उन्होंने कहा था कि एक ज़िली अदालत जो वो बना दी गई है। 27वीं आईनी तरमीम को उन्होंने इस तरह जो वो उस पर बात जो वो की थी। तो ये जो 27वीं आईनी तरमीम हुई है इसमें जो अदलिया का चैप्टर है उसमें मेरी बहुत सारे वज़रा से, बहुत सारे लोगों से बात हुई। एक चीज हमने उनके सामने रखी कि ये बताएं कि आईनी जो बेंच था उसने क्या नहीं किया जो आप आईनी अदालत से करवाना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट को तोड़ना चाहते हैं। इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। और एक और मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो एक पार्टी को हेड करते हैं, उनके ज़हन में पता नहीं किसने ये बात डाल दी कि और उन्होंने समझाया नहीं उसने कि जी सूबों की नुमाइंदगी होगी जी। मतलब अब जब भी वो तकरीर की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जी सूबों की नुमाइंदगी हो यानी अदालत में, मैं आपको बता रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट, क्योंकि बाकी हाई कोर्ट तो वैसे ही सूबाई हैं, इन दोनों में बाकायदा तौर पर सारे सूबों की मुकम्मल नुमाइंदगी होती है। मतलब जो आबादी के लिहाज से नुमाइंदगी है वो पहले भी होती थी, कोई नई चीज नहीं है जिसकी पीपल्स पार्टी जो है वो जिसका वो क्रेडिट ले रही है। तो कहने का मकसद ये है कि ये एक अजीब सा कंसेप्ट, ये तमाम सूबों की नुमाइंदगी होगी। फिर एक और बात, आईनी अदालत में जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आपने बनानी है उसमें जो तकर्री का तरीकाकार क्या है, ये सिंपल सा सवाल है ना कि उस कौन सा जज आप लगाएंगे, उसका बैकग्राउंड क्या है, कि कितने कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में, मैं किसी फौजदारी सिविल मैटर टैक्स मैटर की बात नहीं कर रहा, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में उनकी कितनी जजमेंट्स हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब का नाम सामने आ रहा है, इनकी आप किसी भी कोर्ट रिपोर्टर को कॉल करके किसी भी वकील से पूछ लें कि कितनी जजमेंट्स हैं इनकी, क्या वफाकी आईनी अदालत का जब वो चीफ जस्टिस लगा रहे हैं या बाकी जजेस को लगा रहे हैं। आखिरी बात मैं ये करूंगा, कमजोर जजेस को बड़े ओहदों पर इसलिए बिठाया जाता है कि कल वो हुकूमत के सामने खड़े ना हो सकें। इंडिपेंडेंट जजेस तो डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे जजेस होते हैं उनको जजी की भी जरूरत नहीं होती, उनके मामलात वैसे भी मतलब बतौर वकील वो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा कमा सकते हैं, लेकिन जज जो है वो इंडिपेंडेंट जज जो है बहुत कम मिलते हैं। और मैं समझता हूँ जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह एक बहुत ही कॉम्पिटेंट जज थे जो अदलिया में रहते तो अदलिया में बेहतरी आती, लेकिन अदलिया मेरे ख्याल में 2 बेहतरीन जजों से मारूम हुई है। बिल्कुल सही है नसरुल्लाह साहब, ये साकिब साहब ने जिस अंदाज में इसको बयान कर दिया है ये हमें
अक्रॉस द बोर्ड, क्योंकि जज साहिबान का अपना तो एक मौक़िफ़ पहले से रहा, लेकिन हमें नज़र आता है जो हमारी लीगल फ्रेटर्निटी है उनके दरमियान। लेकिन आपसे मैं जानना चाहूँगी जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हवाला दिया जा रहा है पीपल्स पार्टी की तरफ से, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें थी। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से भी एक डिफरेंट मकासद थे, लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से भी बड़ा सख्त उसमें उस वक्त जो है गौर ख़ौस किया गया था कि उसका रास्ता भी मुस्तकबिल में रोकना होगा। हमारे अब यहाँ सेनेट में जो फ्लोर क्रॉसिंग हुई, सेनेटर अबड़ो ने जिस अंदाज में अपनी पार्टी पॉलिसी के मुखालिफ जाकर वोट दिया तरमीम के हक़ में, उसको इसहाक डार साहब ने डिफेंड किया, ये कहते हुए कि उन्होंने अपनी ज़मीर की आवाज़ पर वोट दिया है। तो अब वो जो असूल है वो हम ख़त्म ही समझे, इक़्तिदार को बढ़ाने के लिए आगे कुछ भी होता रहेगा। देखिए अब सर ये वो है ना कि ये पौने सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। देखिए जब हम चीज़ों का जायज़ा लेते हैं, जब हम ये कहते हैं जी इसहाक डार साहब ने डिफेंड किया, ये कोई आज की कहानी थोड़ी है। जब भी कोई फ्लोर क्रॉसिंग करता है उस वक्त की बेनिफिशियरी पार्टी यही कहती है। यही इमरान खान साहब जिन्होंने इस मुल्क के अंदर अखलाकियात का दर्स दिया, जिन्होंने इस मुल्क के अंदर सच बोलने का अलम उठाया, जिन्होंने रियासत मदीना की बात की, जिन्होंने इन बाकी जमातों की निस्बत ज़्यादा इस बात पे फोकस किया कि लोटाक्रेसी नहीं होनी चाहिए, जागीरदारों को टिकट नहीं मिलने चाहिए। उन्होंने जब सादे से जानी वाले मामले पे जब फ्लोर क्रॉसिंग हुई तो उस वक्त के सारे बयानात आपके सामने हैं कि जनाब ये ज़मीर की आवाज़ थी, जनाब ये इनका ज़मीर जाग उठा था। ये ज़मीर तभी जागता है जब सियासी जमातों को ज़रूरत पड़ती है। और बिल्कुल ये दुरुस्त कहा निज़ामी साहब ने कि उस वक्त वो बेनिफिशरी थे इसलिए वो खुश थे। आज वो बेनिफिशरी नहीं है, आज वो नाराज़ हैं। हर दौर में ये लोटाक्रेसी होती रही, हर सियासी जमात ने लोटे बनाए, हर सियासी जमात फ्लोर क्रॉसिंग कराती रही। जब जब अपने अपने मुफादात सामने आए तो आपको इस किस्म के चेहरे नजर आएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है, मैं बिल्कुल साकिब बशीर साहब की बात का एहतराम करता हूँ, बड़े कॉम्पिटेंट जज हैं। ये जज कैसे लगते रहे इस मुल्क के अंदर? ये फलां चैम्बर के 4 जज हैं। मैं आपको अगर लिस्ट दे दूँ आपका प्रोग्राम का टाइम खत्म हो जाएगा। ये फलां बड़ा सीनियर जज था, उनके चैम्बर के 4 जज हैं। ये फलां हामिद खान ग्रुप साहब से थे, ये जनाब आसमान जंगीर ग्रुप साहब ऐसे थे, ये जनाब एहसन भून साहब के ग्रुप में से थे। ये जो सारे धड़े बंदियाँ बुकला की हुई हैं, ये जज बनने के लिए होती रही है इस मुल्क के अंदर। जितने बड़े बड़े चैम्बर्स थे उन्होंने जनाब अपने अपने जजेस दिए और ये सारे जजेस अदालतों में मौजूद रहे। क्या किसी मेरिट की बुनियाद पर ये जजेस बने थे? क्या उस वक्त इससे ज़्यादा बड़ा बुरान और ज़्यादा बड़ी एक मसला अदलिया की आज़ादी के हवाले से ये नहीं होगा कि एक अदालत जिसके लिए लोग, क्योंकि अभी बनी नहीं है तो हम कह सकते हैं और मुझे उम्मीद है इस पर कंटेम्प्ट भी नहीं लगेगा, जिसको लोग हुकूमत की अदालत कहेंगे, एक नई अदालत का क़याम पैरेलल निज़ाम के तौर पर कर दिया जाए और उसकी पहली दफ़ा जो जज साहिबान होंगे उनका इंतखाब हुकूमत की तरफ से किया जाएगा। ये इससे ज़्यादा बड़ा कंसर्न अब नहीं बन चुका? ये उससे पहले भी हुकूमती कमेटी किया करती थी। यानी देखिए ना, सवाल ये पैदा होता है कि आज कोई नई बात हो रही है। ठीक है, अपोजिशन का एतराज़ हो सकता है, साकिब साहब और मैं एतराज़ कर सकते हैं, कॉम्पिटेंसी भी बात कर सकते हैं, लेकिन कोई नई कहानी तो नहीं है। ये मैंने अर्ज़ किया आपसे, ये पुरानी कहानी है। जज साहिबान की तकर्रियों के ऊपर हमेशा से सवालात उठते रहे हैं। आप इस मुल्क के अंदर एक जुडिशल सर्विस नहीं बना सके कि जिसके नतीजे में आप कह सकते हैं कि जज अपने किसी कंपटीशन से या एग्जाम से होकर आते हैं और वो तरक्की करके मुख्तलिफ मनाजिल तय करते हैं। ये जो साहिबान, दूसरे साहब भी हमारे दोस्त इस्तीफ़ा देकर चले गए, इनकी तैनाती कैसे हुई थी? और एक और साहब जो हैं वो उनके भी बड़े लंबे लंबे आजकल फैसले आ जाते हैं, उनकी तैनाती कैसे हुई थी? कोटे से होती रही है कि जी फलां मीडिया हाउस का कोटा है उससे ये जज लगा दें, फलां साहब जो है उस चैम्बर से उनका कोटा है उसको जज लगा दें। ये वो दास्तान है जिससे हम सारे आंखें बंद नहीं कर सकते। साकिब साहब अगर मसला ये जी आप मुकम्मल कर लें नसरुल्लाह साहब। ये देखिए, अब मसला ये है कि हमें एक तरफ हमें लगता है कि उस दौर में गलत हुआ, आज गलत नहीं हो रहा है। ये आज भी गलत है, कल भी गलत था, उससे पहले भी गलत था और आइंदा भी सियासी जमातें जब तक खुद अपने अंदर अखलाकियात, अपने अंदर जमहूरियत, अपने अंदर शफाफियत नहीं लाएंगी, आपको इस किस्म के फैसले रोजाना देखने को मिलेंगे। साकिब साहब अगर आप कुछ ऐड करना चाहें जो बात हुई, फिर मैं निज़ामी साहब से क्लोजिंग कमेंट्स हासिल करूंगी। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जो जजेस तैनात होते रहे हैं उन पर एतराज़ात भी आते रहे हैं, लेकिन उनकी कम्पिटेंसी जो काबिलियत है उसका मवाजना अगर आप करें तो अगर तो वो बिल्कुल भी नालायक हैं या नालायक थे तो बिल्कुल भी सवाल बनता है। अगर वो कॉम्पिटेंट भी हैं, जो तैनातियों के हवाले से नसरुल्लाह साहब ने सवाल उठाया, बिल्कुल तैनातियाँ फेयर होनी चाहिए, लेकिन एक जो है वो जुडिशल जो सिस्टम है वो उसमें इस्लाहात होनी चाहिए, ना कि वो एक आप FIA बना लें, आप जो है वो कोई उसको पुलिस की शक्ल जो है वो दे दें। मैं आपको बिल्कुल लिटरली बता रहा हूँ कि जो जज लगेगा, चीफ जस्टिस फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ आखिरी बात सिर्फ,
कि चीफ जस्टिस लगेंगे वफाकी आईनी अदालत के प्राइम मिनिस्टर साहब की सिफारिश पे। 24 जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिनमें से एक लगने हैं। फिर जो जज लगने हैं वो बड़े सिलेक्टिव हमें नजर आ रहा है कि कौन कौन से जज लगने हैं। कल अगर हुकूमत एक रेफरेंस भेजती है कि फलां पॉलिटिकल पार्टी पर आप पाबंदी लगा दें, या 27वीं आईनी तरमीम, या किसी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में कोई मामला हुकूमत जिसमें रेस्पोंडेंट होती है वो भेजती है, तो वो गवर्नमेंट के खिलाफ फैसला देंगे? बिल्कुल भी नहीं देंगे। मैं तो 100% इस पे मतलब मुत्तफिक हूं, नहीं देंगे। उसकी वजह यह है कि उन्होंने खुद लगाए हैं और उनकी हायरिंग, फायरिंग, उनकी असेसमेंट सब गवर्नमेंट की टेक्निकली जो कमिटीज बनी है, कमिटीज है ना, जुडिशल कमीशन, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, टेक्निकली मेजॉरिटी है वहां पे, मतलब हायरिंग फायरिंग में भी, मतलब हर तरफ से वो कवर है। तो एक तरह से बिल्कुल वाज़ेह ही है, अब तो इसमें कोई ढकी छुपी बात भी नहीं रही। माजिद निज़ामी साहब, अब इस सब के पीछे एक वजह तो ये नज़र आती है कि हुकूमत अपना जो इक़्तिदार है उसको सिक्योर करना चाह रही है, ख़ासकर ये जो अदलिया के अराउंड जो तरमीम की गई हैं, आपकी नज़र में क्या ये करने में वो कामयाब हो पाएगी हुकूमत? जी बिल्कुल सरेदस्त तो ऐसी कोई कानूनी या सियासी मुश्किल नजर ही कोई बड़ी ऐसी एहतजाजी तहरीक बनती नजर आ रही कि जिसकी बुनियाद पे यह दावा किया जा सके, और इसीलिए आने वाले दिनों के अंदर गवर्नमेंट ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करेगी और वो तमाम मामलात जिनके ऊपर वो चाह रहे थे कि कानूनी रुकावटें ना हो और अदालती रुकावटें ना हो, वो इस वक्त तक दूर हो चुकी हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि जनवरी 2026 से जो नया सिस्टम है वो इन प्लेस हो जाएगा और फिर उसके बाद उसकी चलने की बारी होगी। अब देखना यह है कि क्या जिस तरह तहरीके इंसाफ ने एक परफेक्ट पिक्चर बना ली थी अगले 10 से 15 साल के तसलसल की और निज़ाम की, जो कि बाद में कामयाब नहीं हो सकी, तो अब ये देखना है कि क्या ये जो अभी परफेक्ट पिक्चर बनाई गई है क्या ये इन प्लेस रहेगी या इसको भी कोई अनएक्सपेक्टेड मूव जो है कोशिश करेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया माजिद निज़ामी साहब, साकिब बशीर साहब और नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए। तफसीली तौर पर हमने बात की है कि 27वीं तरमीम के अब आगे क्या असरात होंगे। जैसा कि माजिद निज़ामी साहब कह रहे थे कि जो अदालती कानूनी रुकावटें थी वो तो हुकूमत ने इस तरमीम के ज़रिए अबूर कर ली हैं। अब अगर कोई अनहोनी न हो जाए उसके अलावा तो ये जो मौजूदा निज़ाम है इसको हुकूमत सिक्योर करने की कोशिश इसमें कामयाब रही है। आज के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।